देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। शाम के 7 बज चुके थे। मुझे लग रहा था कि अब कुछ ही देर में अपनी मंजिल तक मैं पहुंच ही जाऊंगा, मगर जब बस रुकी तो रुकी ही रह गई। एक एक करके सभी यात्री बस से उतरते चले गए, मगर ये वो जगह नहीं थी जहां मुझे उतरना था। जब मैंने बस कंडक्टर से पूछा, भाई साहब ये बस यहाँ खाली क्यों हो गई, तो इस पर कंडक्टर ने जो जवाब दिया वो सुनकर मेरा तो खून ही खौल गया। साला कहता है कि ये बस का आखिरी स्टॉप है, इससे आगे ये बस नहीं जाएगी। मैंने उससे कहा भी, तुमने तो ये कहा था कि बस आखिर तक जाएगी। इस पर वो कंडक्टर अपनी बात से बिल्कुल फिर गया और बोला, आप चिंता मत करो, कुछ ही देर में आपको आगे के लिए बस मिल जाएगी। ये बोलकर वो कंडक्टर वहां से चला गया और मैं वहीं आगे वाली बस के आने का वेट करने लगा। वेट करते करते 2 घंटे के करीब हो चुके थे और अभी तक ना तो कोई बस नजर आई थी और ना ही कोई दूसरी गाड़ी। ऊपर से दिन भी पूरी तरह से ढलकर रात में तब्दील हो चुका था। तकरीबन 10 बजे जाकर एक बस मेरे पास आकर रुकी। कुछ लोग बस से उतरे और मैंने पहले ही बस के कंडक्टर से कंफर्म कर लिया कि बस कहाँ तक जाएगी। और फिर कंफर्म करने के बाद मैं भी बिना ज़्यादा सोचे बस में चढ़ गया और बस की पीछे वाली सीट धर ली। बस में अभी भी काफ़ी पैसेंजर थे। पहाड़ी रास्ता होने के कारण बस अक्सर तीखे मोड़ लेती और पैसेंजर के गुर्दे बाहर को आ जाते। फिर लगभग आधे घंटे बाद अचानक ही बस के सभी पैसेंजर एकदम से खामोश हो गए और बस भी एक जगह रुक गई। मुझे लगा कि कोई बस स्टॉप होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ड्राइवर ने बस की हेडलाइट तक ऑफ कर रखी थी, जो कि बेहद अजीब बात थी। मैंने आसपास के लोगों से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की, मगर कोई मुंह खोलने तक के लिए राजी नहीं था। फिर मैं अपनी सीट से उठा और बस के कंडक्टर के पास गया, ये पूछने के लिए कि आखिर बस यहाँ पर क्यों रुकी है। इससे पहले मैं अपना मुंह खोलता कि कंडक्टर ने मुझे इशारों में कहा, चुपचाप रहो, और बस के बाहर सड़क की तरफ अपना हाथ दिखाया। जब मैंने सड़क की तरफ देखा तो पाया कि बस से कुछ ही दूरी पर एक औरत सड़क के कभी इस तरफ तो कभी दूसरी तरफ जाती। उस औरत को देखकर मेरे मन में सवाल तो कई उठ रहे थे, मगर मैं उस वक्त कुछ पूछ नहीं सकता था। सभी के मुंह जो उस औरत को देखकर सिल चुके थे। खैर बस तकरीबन 45 मिनट तक वैसे ही वहीं खड़ी रही, जब तक वो औरत वहां से चली नहीं गई। और उस औरत के जाते ही बस वहां से तेजी से निकली। बस के खुलते ही मैंने कंडक्टर से पूछा भी, कौन थी वो? तो कंडक्टर ने एक ही शब्द में जवाब देते हुए कहा, चुड़ैल। और इतना बोलने के बाद वो चुप हो गया और फिर मेरा स्टॉपेज भी आ गया, तो मैं भी बस से नीचे उतर गया। मगर अब तक काफी रात हो गई थी। वक्त देखा तो रात के 12 बजने को थे और जहां मैं उतरा था वहां अभी मेरे अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। आगे का रास्ता रात के अंधेरे में गुमसा हो गया था, जिससे मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल उत्पन्न होने लगे। मैं अभी यही सोच रहा था कि आगे क्या करूं कि मुझे एक औरत आती हुई नजर आई, जो कि बस स्टॉप की तरफ ही आ रही थी। वो औरत आई और वहीं मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मुझे उस औरत से थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि ये औरत कुछ वैसी ही लग रही थी जो कुछ देर पहले सड़क के बीचों बीच मंडरा रही थी। मैं किसी तरह अपने डर को अपने अंदर दबाए वहीं चुपचाप खड़ा रहा। वो औरत भी वहीं चुपचाप खड़ी रही और ऐसे ही काफी वक्त बीत गया। काफी वक्त बीतने के बाद मुझे लगा कि अगर ये कोई सच में चुड़ैल होती तो अब तक तो मेरा काम तमाम कर दिया होता, मगर इसने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं, मतलब कि ये कोई चुड़ैल नहीं है। ये सोचकर मैंने उस औरत को टोकते हुए कहा, सुनिए, मुझे करछुआ गांव जाना है, क्या आपको वहां का रास्ता पता है? तो इस पर उस औरत ने
मुझे आगे का रास्ता बता दिया, मगर अंधेरा होने के कारण मैं आसानी से रास्ता भटक सकता था। लिहाजन मैंने उससे पूछा, अगर आप मुझे आगे तक छोड़ देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो इस पर वो औरत मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई। हम दोनों उस बस स्टॉप से कुछ दूर आ ही थे कि मैंने बातों बातों में पूछा, आपका नाम क्या है? तो इस पर उसने कहा, जी मेरा नाम अवंतिका है, मगर आप मुझे चुड़ैल भी कह सकते हो। इस पर मैं थोड़ा घबराते हुए बोला, चुड़ैल? चुड़ैल क्यों? तो इस पर उसने कहा, क्योंकि यहाँ पर सभी मुझे चुड़ैल ही कहते हैं। इस पर फिर मैंने कहा, मगर क्यों? तो इस पर उस औरत ने अपना पाँव दिखाया जो उल्टे थे। उसके उल्टे पाँव देखते ही मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो सच में एक चुड़ैल है, और मैं उसी वक्त चिल्लाते हुए भागा। मुझे पता नहीं था कि कौन सा रास्ता कहाँ पर जा रहा है। मैं बस भागे ही जा रहा था। जब मुझे लगा कि मैं काफी दूर आ गया हूँ तो मैं एक जगह ठहरा और आसपास नजरें घुमाई। अंधेरा होने के कारण कुछ सही से दिख नहीं रहा था, तो मैंने अपना फोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन करनी चाहिए, मगर फ्लैशलाइट की जगह कैमरा खुल गया और कैमरे से फोटो क्लिक हो गई। मैंने तुरंत ही कैमरा ऑफ किया और फ्लैशलाइट ऑन की। फ्लैशलाइट ऑन करने पर पता चला कि आसपास पेड़ ही पेड़ है और एक रास्ता है जो कहीं जा रहा है। तो मैं भी उसी रास्ते पर बढ़ने लगा और तकरीबन 15 मिनट के बाद मुझे एक जगह कुछ घर नजर आए, तो मैं उन घरों की तरफ चल दिया इस उम्मीद में कि शायद कोई मदद मिल जाएगी। मगर जब मैं उन घरों के बीच पहुंचा तो वहां पर कोई भी नहीं था। फिर मैं वहीं पर एक घर के आगे बैठ गया क्योंकि मैं अब तक बहुत थक चुका था। अब मेरी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी एक कदम भी चलने की। लिहाजन मैं वहीं जमीन पर ही लेट गया और मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मेरी आंख सुबह जाकर खुली। दिन की रोशनी में सब कुछ साफ साफ और सुंदर दिखाई दे रहा था, मगर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, जो कि चिंता की बात थी। मैंने अपना सामान उठाया और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। मैं अभी रास्ता ही ढूंढ रहा था कि मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, जबकि वहां पर मेरे अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। मगर उसके होने का एहसास मुझे बराबर हो रहा था, जिस वजह से एक बार फिर डर मेरे पर हावी होने लगा था। मैं वहां से किसी भी तरह जल्द से जल्द निकलना चाहता था, मगर मुझे अभी तक सही रास्ता मिला ही नहीं कि तभी मुझे आगे वही औरत नजर आई जो रात में बस स्टॉप पर मिली थी। उसे सामने देख मैं समझ गया कि अब मेरा खेल खत्म होने वाला है। तभी वो औरत मेरे पास आई और मेरे पीछे हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मुझे पता था कि मेरे पीछे कोई नहीं है, तो मैंने उससे कहा, कोई और नहीं बल्कि तुम ही मुझे नहीं छोड़ोगी। हालांकि मैं बेहद डरा हुआ था और डर के मारे ही किसी भी वक्त मेरी जान जा सकती थी। इस पर उस औरत ने कहा, तुमने कोई फोटो खींच लिया था? इस पर मैंने उससे कहा, नहीं तो उसने कहा, फिर वो तुम्हारे पीछे कैसे पड़ी? फिर जब मैंने ध्यान से सोचा तो याद आया कि गलती से एक फोटो तो क्लिक हुई थी रात के वक्त फ्लैश लाइट ऑन करने में। और जब मैंने उस फोटो को देखा, जब मैंने वो फोटो देखी तो उसमें एक अजीब सी आकृति बनी नजर आई, शायद किसी का चेहरा सा लग रहा था। मैंने दोबारा फोटो को क्लिक किया तो मुझे इस बार फोटो में एक दूसरी औरत नजर आई जो वहीं मेरे पास ही खड़ी नजर आ रही थी, मगर नॉर्मली तो दिखाई नहीं दे रही थी, जो कि और खतरनाक बात थी। मैं उस वक्त बहुत ही उलझन में था क्योंकि मैं अब दो चुड़ैलों के बीच फंस गया था। मैं अभी यही सोच रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकलें कि उस चुड़ैल यानी कि अवंतिका ने कहा, तुम्हें अगर जिंदा बचना है तो सूरज ढलने से पहले ही गांव के सबसे पुराने मंदिर पहुंचना होगा और रात वहां बिताने के बाद वापस लौट जाना होगा। फिर जब मैंने उस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता पूछा तो अवंतिका ने
रास्ता समझाते हुए कहा, तुम्हें संभल कर चलना होगा क्योंकि अब वो तुम्हें बहुत परेशान करेगी और तुम्हें मंदिर तक नहीं जाने देगी, मगर तुम्हें किसी तरह मंदिर तक पहुंचना ही होगा अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो। तभी मैं अपना बिना समय गवाए वहां से उस मंदिर की तरफ रवाना हुआ। रास्ता काफी जंगल झाड़ियों से भरा हुआ था, मगर मुझे कैसे भी उस मंदिर तक पहुंचना ही था। मैं अभी कुछ ही दूर आया था कि अचानक ही मेरी कमर झुक गई और मुझे बहुत ही भारी महसूस होने लगा था, जिसकी वजह से मैं बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था और जल्दी ही मैं थक के चूर भी हो गया। प्यास से मेरा गला सूख गया था और मेरी सांसें भी अब चढ़ गई थी। मुझे लगा नहीं था कि मंदिर तक पहुंचने में इतनी मुसीबत होगी। खैर मैं किसी तरह चलता ही रहा और जब मैंने लगभग आधा रास्ता पार कर लिया तो मुझे एक जगह पर कुछ लोग नजर आए, जिन्हें देखकर मुझे लगा कि इनकी मदद से मैं अब जल्दी ही गांव के मंदिर तक पहुंच जाऊंगा। ये सोचकर मैं उनके पास गया और गांव के मंदिर तक जाने को कहा। अच्छी बात तो ये थी कि वो भी मान गए और मेरे को गांव के मंदिर की तरफ ले जाने लगे। दोपहर तो पहले से ही हो चुकी थी और अब शाम का वक्त हो चला था, मगर मैं अभी तक गांव के उस मंदिर तक पहुंच नहीं पाया। और जब भी मैं उन लोगों से पूछता कि कब पहुंचेंगे तो वो कहते बस कुछ ही दूर और। अब सूरज ढलते ढलते मुझे ये समझ आ गया था कि वो लोग मेरी मदद नहीं बल्कि मुझे मेरे रास्ते से भटका रहे हैं। सूरज की कम होती रोशनी मेरे जीवन में अंधेरा भरने लगी थी। तभी वो लोग एकदम से वहीं रुक गए और मुझे चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही उन्होंने मुझे घेरा कि मेरे हाथ पैर सूजने लगे थे। देखते ही देखते मेरे पैर और हाथ बहुत मोटे मोटे हो गए। नसों पर बढ़ते दबाव के चलते मुझे बहुत ही दर्द हो रहा था। साथ ही ऐसा लग रहा था कि ये किसी भी वक्त किसी गुब्बारे की तरह फट जाएगा। मैं वहीं पर नीचे जमीन पर लेट गया और वो जो मुझे गांव वाले लग रहे थे वो सारे एकदम से हवा में गायब हो गए। अब सूरज बस ढलने ही वाला था कि तभी अवंतिका आई और उसने कहा, तुम मुझे अपना शरीर सौंप दो। ये सुनकर मुझे लगा कि यही मेरी जान लेना चाहती है और यही है इसका असली रूप। मैं भी अब तक अपनी पूरी हिम्मत हार चुका था और वैसे भी दर्द मेरी जान किसी भी वक्त ले लेता। लिहाजन मैंने ये सोचकर हाँ कर दिया कि कम से कम दर्द से तड़प तड़प कर मरने से तो अच्छा है कि मैं एक बार में ही मर जाऊंगा। मेरे हाँ बोलते ही अवंतिका मेरे शरीर में धुआं बनकर मेरे मुंह के रास्ते मेरे शरीर में समा गई और उसके समाते ही मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं गांव के उसी मंदिर में लेटा हुआ था और अब अगली सुबह भी हो चुकी थी। वहां से मुझे वापसी की बस भी मिल गई और मैं वहां से सही सलामत घर लौट आया। मगर मुझे अवंतिका की अब याद आने लगी थी। बाद में मैंने सब कुछ पता लगाया तो मालूम चला कि अवंतिका वो लड़की थी जो अक्सर लोगों की मदद करती थी, मगर कुछ लोगों ने उसका गलत फायदा उठाया और उसके शोषण के बाद उसे जान से मार दिया। मगर अवंतिका मरने के बाद भी अपना वो अच्छा काम जारी रखे हुए है। तो वहीं दूसरी चुड़ैल जो मेरी जान लेना चाहती थी उसके साथ भी किसी शहरी आदमी ने गलत काम कर दिया और फिर उसे जान से मार दिया, जिस वजह से वो अशांत आत्मा शहरी लोगों पर अपना गुस्सा निकालती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।